हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीडिंग क्लासेस। माई सेल्फ अंकुश ठाकुर। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं चैप्टर 2 का, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब इस लेक्चर को मिस नहीं करेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा एसेट्स। एसेट्स होते क्या हैं? तो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत बार ये टर्म रिपीट किया, ये वर्ड रिपीट किया है कि बैलेंस शीट क्या होती है, फाइनेंशियल पोजीशन या एसेट्स और लायबिलिटीज़। तो बैलेंस शीट में तो आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि वो फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, कंपनी की ट्रू और फेयर पोजीशन बताता है कि क्या है, कंपनी ग्रो कैसे कर रही है, कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, ये सब बताती है। तो आज हम एक्चुअल में एसेट्स का मीनिंग जानेंगे कि एसेट्स होते क्या हैं। अगर हम बिजनेस की बात करें बिजनेस सेंस में, तो एसेट्स का जो मीनिंग होता है, एसेट्स वो प्रॉपर्टी होंगी या वो प्रॉपर्टी होती हैं जिनका फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, हमें बिजनेस को कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिले मॉनेटरी टर्म्स में। सपोज करो कि बिजनेस ने एक लैंड एक्वायर की थी, लैंड खरीदी थी, उस पर उसने बिल्डिंग बनाई, वो आगे उसने सेल करने के लिए रखे, उसमें फ्लैट्स बनाए, रेजिडेंशियल प्लॉट्स बनाए, वो आगे सेल करने के लिए। तो वो क्या होगा कि सपोज उसने वो जो पीस ऑफ लैंड खरीदा होगा, वो 1 करोड़ का खरीदा होगा, उसके बाद उसकी जो वैल्यू होगी टाइम टू टाइम इंक्रीज हो गई होगी, वो हो गई होगी 1.2 करोड़। उसके बाद उसने फ्लैट बनाया, उस पर रेजिडेंशियल प्लॉट बनाया, उसको सेल किया, हो सकता है उसकी जो वैल्यू रही हो 1.5 CR की हो गई हो। तो इस तरह से उसे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। बिजनेस की सेंस में जरूरी नहीं कि सिर्फ लैंड एक्वायर की उसको प्रॉपर्टी बना दिया, प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ लैंड और बिल्डिंग से ही होता है। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिससे हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक गेन हो, कोई फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट हो, जिन्हें हम मॉनेटरी टर्म्स में काउंट कर सकें, उसे हम एसेट कहते हैं। और बिजनेस के लिए एसेट्स तभी वो एसेट माना जाएगा अगर वो बिजनेस ने खरीदा है, वो बिजनेस के नाम पे है। अगर मैं बिजनेस का ओनर हूँ और अगर मैंने एसेट खरीदा है, अब मेरा खुद का एसेट था वो, और मैं कंपनी के लिए यूज़ कर रहा हूँ उसको कि कंपनी के यूज़ होगा, कंपनी के काम आएगा, लेकिन वो कंपनी के नाम पे नहीं, ना कंपनी ने ऑन किया उसको, तो वो कंपनी का एसेट नहीं होगा, वो मेरा पर्सनल एसेट कहलाएगा। उससे कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। तो एसेट कंपनी का होने के लिए उसके नाम पे होना ज़रूरी है कि वो कंपनी के नाम पे परचेज़ किया गया है, सेल होगा तो कंपनी के नाम पे ही होगा, तो कंपनी के पर्पस के लिए ही यूज़ हो रहा है, वो कंपनी के लिए ही एसेट माना जाएगा, बिजनेस के लिए एसेट माना जाएगा। कोई एंटरप्राइज है उसके लिए वो एसेट माना जाएगा। और कंपनी के लिए क्या आती है? प्रॉपर्टी प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर, की वो कोई ना कोई इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, हमें गेन करवा रही है, हमारे बिजनेस को गेन करने में हेल्प कर रही है, तो जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में काउंट कर सकते हैं। उसके बाद क्या था, जो प्रॉपर्टी है ना, जैसे कि मैंने अभी बताया, वो लैंड या बिल्डिंग, सिर्फ यही प्रॉपर्टी नहीं होती कि प्रॉपर्टी वर्ड सुनते ही माइंड में यही वर्ड आता है कि या तो वो लैंड होगी, या तो बिल्डिंग होगी, या तो कोई प्लॉट होगा। प्रॉपर्टी जो है वो 2 तरह की होती है, एक मूवेबल, एक इमूवेबल। मूवेबल वो होती है कि सपोज किसी का ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, अब उसने ट्रक्स वगैरह रखे हुए हैं, गुड्स वगैरह ट्रांसपोर्ट करता है, तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी है ना, वो एसेट्स है, वो ट्रक्स हैं वो। और ट्रक्स क्या मूवेबल है, जो चल सकते हैं, इधर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, हम जिन्हें मूव कर सकते हैं, वो होते हैं मूवेबल एसेट्स। इमूवेबल होते हैं जो एक जगह पे फिक्स कर दिए जाते हैं। जैसे हम बिजनेस में कोई मशीनरी इंस्टॉल करते हैं, वो एक जगह पर फिक्स कर दी जाती है। कोई प्लांट हो गया हम लगाते हैं, वो एक जगह पे प्रॉपर फिक्स रहता है, इंस्टॉल किया जाता है वो। उसके अलावा हमारी वही लैंड आ गई, हमारी बिल्डिंग आ गई जो हमने परचेज की रहती है, ये सब फिक्स्ड एसेट में आते हैं। ये इमूवेबल है, इन्हें हम मूव नहीं कर सकते। आप लैंड को एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाओगे आप। तो ये सब फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी में आ जाते हैं जो इमूवेबल होते हैं। तो प्रॉपर्टी जो होती है मूवेबल और इमूवेबल होती है। एक मैंने बता दिया कि ये ऑन बाय बिजनेस होनी चाहिए, कि बिजनेस के नाम पे होनी चाहिए वो एसेट्स, तभी वो बिजनेस के एसेट्स कहलाएंगे। नहीं तो वो क्या होंगे, या तो पर्सनल एसेट्स होंगे, या तो थर्ड पार्टी या किसी और के एसेट्स होंगे, उससे बिजनेस का कोई लेना देना नहीं होता है। बिजनेस की सेंस में एसेट्स वही कहलाएंगे जो बिजनेस ऑन करती है। मस्ट हैव मॉनेटरी वैल्यू। अब जैसे जो भी हमने एसेट्स परचेज किए हैं, जो भी हमने खरीदे या पहले से हमारे पास हैं, उनकी जो वैल्यू नहीं, मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए उनको, हम ताकि मेजर कर सकें मॉनेटरी टर्म्स में। अब हमारे पास जो लैंड है, लैंड एक्वायर की हमने, या हमारे पास शुरू से एक लैंड थी, हमारे पास बिल्डिंग थी जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं,
उसकी मार्केट वैल्यू होगी 1 करोड़ रुपए। तो हम उसे मेजर कर पा रहे हैं कि उसकी मार्केट वैल्यू जो है, जैसे हम 1 करोड़ रुपए की, भले ही हमने वो 50 लाख में खरीदी हो 10 साल पहले या 12 साल पहले। इसी तरह मूवेबल की भी जो प्रॉपर्टी होगी, कोई ना कोई वैल्यू होगी जब हमने खरीदी होगी। जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने ट्रक बाय किया होगा, सपोज 30 लाख का ट्रक बाय किया है, आज उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती होती 25 लाख रह गई होगी, या उस ज़्यादा डिमांड के कारण अभी उसकी वैल्यू 30 लाख या उसके आसपास ही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू है उसको हम मॉनेटरी टर्म्स में काउंट कर सकते हैं, उसकी मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू होनी चाहिए। हम उसको किसी स्किल्स के ऊपर या उसकी क्वालिटी के बेस पे हम एसेट्स को कभी मेजर नहीं कर सकते हैं। उसकी मॉनेटरी वैल्यू होना जरूरी है बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में ही रिलेट करता है। अकाउंटिंग क्या काम करती है, सिर्फ नंबर्स पे काम करती है। उसके बाद क्या है, एसेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। एसेट जो होते हैं वो फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब टेंजिबल कौन से एसेट्स होते हैं, टेंजिबल में आ गया जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, वो होते हैं टेंजिबल। जैसे कि लैंड हो गई, लैंड को हम देख सकते हैं, पीस ऑफ लैंड है, एक प्लॉट है। बिल्डिंग हो गई, या कंप्यूटर हो गया जो बिजनेस के यूज़ के लिए खरीदा गया, वो भी एसेट है। उसके बाद फर्नीचर हो गया, वो भी एसेट है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में मैंने ट्रक की एग्जांपल दी थी, वो भी एसेट है। और भी ज़्यादा जो भी एसेट्स होंगे जिन्हें हम देख या छू सकते हैं, उन्हें टेंजिबल की फॉर्म में बोला जाता है कि वो टेंजिबल फॉर्म ऑफ एसेट्स हैं। अब आगे इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं। अगर हम बेसिकली लेमैन्स लैंग्वेज में बोलूँ कि इनटेंजिबल एसेट्स जो होते हैं वो सिर्फ ऑन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऑन रिकॉर्ड्स होते हैं, ताकि हमें पता लगा रहे कि कोई एग्रीमेंट हो गया किसी टाइप का, कोई कॉपीराइट हो गया। कॉपीराइट इनटेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल है। हमारे पास किसी का कॉपीराइट है, किसी चीज़ का हमने कुछ इन्वेंशन की है, और कोई भी दूसरा जो थर्ड पार्टी है, कोई दूसरी पार्टी आउटसाइडर्स है, या हमारे बिजनेस के अलावा कोई भी लोग हैं, वो हमारी परमिशन लिए बिना उस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। आप जैसे सॉन्ग्स वगैरह सुनते हो, यूट्यूब पे सॉन्ग्स वगैरह सुनते हो, तो क्या करते हैं कि जिन्होंने सॉन्ग बनाया रहता है, कोई पुराने सॉन्ग से आजकल आपने देखा हो कि बहुत सारे उन्होंने रेनोवेट करके, रीमिक्स करके उन्हें न्यू सॉन्ग्स बना रहे हैं, लेटेस्ट वगैरह। तो वो क्या है, उन्हें रीमिक्स करने से पहले जो पुराने सॉन्ग जिन्होंने गाया होगा, कंपोज किया होगा, जो म्यूजिक डायरेक्टर होंगे, उनसे परमिशन लेते हैं कि हम आपके सॉन्ग को यूज़ कर सकते हैं, रीमिक्स कर सकते हैं, उसका न्यू वर्जन बना सकते हैं। तो वो कॉपीराइट होता है उनके पास, उनकी परमिशन के बिना आप यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे ही ब्रांड लोगो हो गया, वो भी रजिस्टर्ड करवाते हैं, उसका ट्रेडमार्क होता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो बिजनेस में आपके सिलेबस में रिपीट होगी, वो होगी गुडविल। गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है, वो भी फिक्स एसेट की कैटेगरी में आता है। गुडविल होती है कंपनी की रेपुटेशन, जो आपने बिजनेस बनाया, बिजनेस खड़ा किया, आपने 10 साल लग गए आपको, बिजनेस आपकी जो अमाउंट इन्वेस्ट की थी, कैपिटल आपने 50 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया था 10 साल पहले, आज वो 10 करोड़ का बिजनेस हो गया। इन 10 सालों में आपकी जो कैपिटलाइजेशन हुई बढ़ी है, करोड़ों में हो गई। बिजनेस की जो नेटवर्थ है, आज अगर हम बिजनेस बेचने जाते हैं तो 10 करोड़ रुपए की उसकी वैल्यू है, लेकिन वो सिर्फ 10 करोड़ की 10 करोड़ एसेट्स ही नहीं होंगे, उसमें जो चीज़ें पड़ी होंगी वही सिर्फ 10 करोड़ की नहीं होंगी। हो सकता है बिजनेस में जो एसेट्स हैं, रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट पड़ा हुआ है बिजनेस का, उन सब की वैल्यू 9 करोड़ बनी। और 1 करोड़ मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ, उसको गुडविल लिख रहा हूँ मैं, कि मैंने जो 10 साल कंपनी को दिया, जो मैंने अपनी मेहनत दी है, मेरे दम पे जो नाम बनाया मैंने कंपनी का, उसको मैं गुडविल का नाम देता हूँ। तो वो 1 करोड़ मुझे गुडविल का मिलेगा। तो वो कंपनी की एक तरह से रेपुटेशन होती है, क्योंकि कंपनी का नाम बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत रेपुटेशन बनाने में बहुत समय लगता है, धीरे धीरे कंपनी ग्रो करती है। तो वो जो गुडविल होती है वो भी एक एसेट ही मानी जाती है बिजनेस की फॉर्म में। तो ये हो गया आपका टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब इसके बाद हम करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ एसेट। सबसे पहले आएंगे नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में क्या आता है, फिक्स्ड एसेट। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिन्हें हम लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में यूज़ करते हैं। लॉन्ग टर्म बिजनेस की सेंस में कम से कम 1 साल से ज़्यादा के लिए, 365 डेज से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसे। और जनरली बिजनेस के कोर्स में वो 5 साल, 10 साल, 20 साल या उससे भी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो वो आपके नॉन करंट एसेट्स होते हैं, जिसमें फर्दर आता है फिक्स्ड एसेट। अब फिक्स्ड एसेट कौन से होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब फिक्स्ड एसेट के एग्जांपल हैं। हम जब लैंड बाय करते हैं, लैंड पे और लैंड पे तो क्या होता है कि ना डेप्रिसिएशन नहीं लगता, तो उसकी वैल्यू जो है डिटीरियोरेट होती है डेप्रिसिएशन के सेंस में। जो मार्केट वैल्यू चाहे उसकी कम ज़्यादा हो सकती है, ना तो ज़मीन कहीं जाने वाली है, ना कहीं ख़राब होने वाली है। तो वो क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए, बिजनेस के लिए यूज़ होती है।
और वो एक फिक्स्ड एसेट माना जाता है कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए। और फिक्स्ड एसेट भी आगे फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। ये तो मैंने एक एग्जांपल दी है कि लैंड एक फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट भी फर्दर डिवाइड होता है टेंजिबल और इनटेंजिबल में। अब मैंने टेंजिबल और इनटेंजिबल का मीनिंग तो आपको समझा ही दिया है कि टेंजिबल जो विजिबल है, जिसे हम छू भी सकते हैं, जिसकी फिजिकल फॉर्म में, इनटेंजिबल जिसकी फिजिकल फॉर्म नहीं, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में रहता है वो। टेंजिबल की एग्जांपल यही होगी लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, ये सब टेंजिबल है जिन्हें हम देख सकते हैं। बिजनेस का फर्नीचर हो गया। इनटेंजिबल कौन से हो गए, जैसे मैंने गुडविल की एग्जांपल दी है। जो गुडविल होगी वो इनटेंजिबल होगी, फिक्स्ड एसेट का ही फॉर्म है वो, लेकिन वो इनटेंजिबल। गुडविल को हम देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, ना ही हम छू सकते हैं। बस वो एक डॉक्यूमेंट्स पे दिखा दिया जाता है कि गुडविल है, कंपनी का रेपुटेशन है, इमेजिनरी है एक। उसके बाद आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होते हैं, जिन्हें हम एक साल या उससे कम टाइम में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, मनीटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में अब जैसे एक साल से कम में आ गए, या कैश की फॉर्म में रहें या कैश की फॉर्म में कन्वर्टिबल हों। सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो हार्ड कैश होता है हमारे पास, जो कैश है बिजनेस का, वो करंट एसेट की ही एक एग्जांपल है। जो हमारे पास बैंक बैलेंस है बैंक में, वो भी करंट एसेट की एग्जांपल है। उसके अलावा क्या हो सकता है करंट एसेट हमारा, एक होगा हमने किसी को सामान बेचा था क्रेडिट पे, उससे पेमेंट आनी है हमें, तो वो हमारा क्या होगा, डेटर हो गया, जिससे हमने पेमेंट लेनी है फ्यूचर में, तो वो भी हमारा करंट एसेट होगा, क्योंकि हमने उससे जो पेमेंट लेनी है वो ना आगे वाले चैप्टर्स में जब हम रिसिप्ट और वाउचर में आएंगे, उसमें डेबिट नोट क्रेडिट नोट में आप समझोगे कि वो जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट होते हैं उनमें एक स्पेसिफिक डेट फिक्स कर दी जाती है कि इस टाइम पे मैं आपसे पेमेंट लूँगा, इस टाइम पे मैंने आपको पेमेंट करनी है वो। तो उसमें क्या होता है ना, कुछ डेज़ की या कुछ मंथ्स का गैप होता है पेमेंट करने के लिए। हो सकता है 10 दिन का हो, 20 दिन का, 1 मंथ का, 2 मंथ का या 3 मंथ्स का, इस तरह टाइम रहता है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए रहते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी ऐसे ही रहते हैं। तो ये सब है करंट एसेट्स की एग्जांपल आ जाती हैं, ये करंट एसेट्स में आते हैं। उसके बाद आता है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में सबसे खास बात है, ये ना तो टेंजिबल है ना तो इनटेंजिबल फॉर्म में इसको काउंट किया जाता है। फिक्स्ड एसेट बेसिकली क्या रहते हैं, ये भी लॉन्ग टर्म के लिए ही यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इनको हर साल जो है बुक्स में डिफरेंट वैल्यू पे शो किया जाता है। हर साल इनको राइट ऑफ किया जाता है बिजनेस में। अब आप टीवी में एड्स देखते होंगे बहुत सारी, कार की, कोई अपनी कार की एडवर्टीजमेंट कर रहा है, कोई अपने टूथपेस्ट की एडवर्टीजमेंट कर रहा है, कोई डिफरेंट प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर रहा है। तो उसमें क्या रहता है कि जो एडवर्टीजमेंट करते हैं, किसी को कोई ब्रांड एम्बेसडर, उन्होंने गाड़ी का बनवाया, अपने कार का शोरूम है, उन्होंने एक ब्रांड एम्बेसडर चुना, उससे ऐड करवाई अपनी कार की। तो उसको क्या, उसको तो पेमेंट दे दी उन्होंने, 50 करोड़ में साइन कर लिया कि आपकी हम ऐड रन करते रहेंगे इतने टाइम के लिए, आपको पेमेंट दे दी हमने। अब वो जो 50 करोड़ होगा वो हम बिजनेस में एक साल में राइट ऑफ नहीं करेंगे, उसको एसेट शो करेंगे, क्योंकि हमने कंपनी के गेन के लिए वो एडवर्टाइजमेंट की। देखा जाए तो 50 करोड़ रुपए जो गए हैं वो कंपनी का एक तरह से एक्सपेंस है, लेकिन वो जो एक्सपेंस है वो कंपनी के गेन के लिए यूज़ किया गया। एडवर्टीजमेंट इनडायरेक्टली एसेट का काम करती है कि कंपनी की सेल्स बढ़ाने में, वो इनडायरेक्ट एसेट का फॉर्म लेगी, और इसलिए उसको फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। अब फिक्टिशियस एसेट में क्या होगा, 50 करोड़ रुपए जो हमने इन्वेस्ट किए हैं उसको हर साल हम राइट ऑफ करते जाएंगे। राइट ऑफ करते जाएंगे कि जैसे हमने 5 साल का टारगेट लिया कि 5 साल तक एडवर्टीजमेंट चलानी वो, तो हम हर साल 10 करोड़ रुपए राइट ऑफ करते जाएंगे, एसेट्स में कम करते जाएंगे, 50 करोड़ के एसेट में उसको शो करते जाएंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करेंगे। अगर मैं आपको इसकी एक दूसरी एग्जांपल दूं, तो जब आप कंपनी के शेयर्स इशू करते हो या प्रोस्पेक्टस लॉन्च करते हो, आईपीओ लॉन्च करते हो, तो जो आईपीओ पे आपके एक्सपेंसेस आते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं, क्योंकि आपको धीरे धीरे टाइम टू टाइम शेयर्स इशू करवाने पड़ने की ज़रूरत पड़ती होगी। तो वो जो शेयर्स इशू करने में जो खर्चा आता है आपका, इक्विटी शेयर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए या डिबेंचर्स इशू करवाने में, वो जो है वो भी लॉन्ग टर्म के एक्सपेंसेस बन जाते हैं, उनको फिक्टिशियस एसेट में काउंट किया जाता है, क्योंकि वो कंपनी के बेनिफिट के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो उनको क्या, उनको भी धीरे धीरे हर साल राइट ऑफ किया जाता है। अगर मान लो 10 करोड़ के एक्सपेंसेस हो गए, हो सकता है कंपनी ने 5 साल के हिसाब से हर साल दो करोड़ रुपए करके उसको राइट ऑफ किया है। तो ये ना फिक्टिशियस एसेट्स की फॉर्म में आ जाते हैं। इसकी अगर एडवर्टीजमेंट की जो एग्जांपल लिखनी होती है उसके आते हैं डेफिड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसमें एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर आ जाते हैं। या आप आईपीओ लॉन्च वगैरह करते हैं, उसमें जो खर्चे होते हैं इक्विटी शेयर्स इशू करने के लिए,
प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने के लिए जो भी है, तो वो फिक्टिशियस एसेट की कैटेगरी में आते हैं। तो ये था आज का हमारा कि एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स की टाइप्स क्या होती हैं, एसेट्स किन किन फॉर्म में लिखा जाता है और क्लासिफिकेशन क्या होती है एसेट्स की। जैसे जैसे आप आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर में करोगे, जब प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम में आएंगे, तो जितने भी मैंने टाइप्स बताई है ना इनकी, नॉन करंट एसेट में फिक्स्ड एसेट हो गया, करंट एसेट्स हो गया, फिक्टिशियस एसेट हो गया, मेनली इन तीनों जो टाइप्स में फर्दर अकाउंट्स आएंगे, आपको आइडेंटिफाई करना होगा, नेम्स आएंगे कि वो फिक्टिशियस एसेट्स की कैटेगरी है, करंट एसेट्स की कैटेगरी है या फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी है। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया, एक्सप्लेन किया, तो उससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि करंट एसेट्स की डेफिनेशन क्या थी, उसके अकॉर्डिंग ये करंट एसेट है या नहीं, फिक्स्ड एसेट की डेफिनेशन क्या थी, उसके अकॉर्डिंग ये फिक्स्ड एसेट है या नहीं, फिक्टिशियस एसेट की क्या डेफिनेशन थी, उसके अकॉर्डिंग ये फिक्टिशियस एसेट की कैटेगरी में आएगा या नहीं। तो ये सब आप धीरे धीरे समझेंगे जैसे जैसे प्रैक्टिकल चैप्टर आएंगे या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आप जब सोल्व करने बैठोगे। तो आज के लिए आज हम अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। एसेट्स के बारे में आज हमने जाना, एसेट्स के जो अलग अलग पूरी डिटेल होगी कि कौन कौन से एसेट्स हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लायबिलिटी के आपको एक बार थोड़ा सा ये ओवरव्यू दे दूंगा कि कुछ आइटम्स बता दूंगा कि फिक्स्ड एसेट में कौन कौन से एसेट्स आते हैं, करंट एसेट्स में कौन कौन से आते हैं और फिक्टिशियस में कौन कौन से आते हैं। तो आप तब तक हमारा लेक्चर आप देखिए, उसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए अपने दोस्तों से कह के। थैंक यू।